गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, आई होप आपकी यहाँ पे सभी क्वेरीज क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, कि ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। इट इज़ पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग of an individual because economy possesses unlimited resources. It becomes a necessary for economy, therefore make a choice regarding the efficient use of available resources. अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो एक पर्सन की जो वांट्स होती हैं वो कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स है। डे बाय डे क्या होती है, ह्यूमन की वांट्स मल्टीप्लाई होती रहती है, कभी भी उनका एंड नहीं होता। तो उसी तरह इन द सेम सेंस एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जस्ट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रास। इसी सभी प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन को क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है रिसोर्सेज का। उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करते हैं। लेफ्ट विच के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। मेनली जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड होती है, जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, स्कार्स है, लेकिन उसकी यूजेस कैसे हैं, अल्टरनेट है। द वॉन्ट्स एंड यूजिंग दिस रिसोर्सेज टुवार्ड्स ईच ऑफ द सेटिस्फाइंग वॉन्ट्स एज फुली एज पॉसिबल। हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो वॉन्ट्स हो वो क्या हो जाए, फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, मेनली कौन कौन सी कॉजेज है। हमने यहाँ पे 3 कॉजेज के बारे में स्टडी किया था। सबसे पहला कॉज क्या है हमारा, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अगर हम पहले कॉज की बात करें तो हमारा फर्स्ट कॉज कैसे है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। एक ह्यूमन की जो वॉन्ट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो कैसी हैं, लिमिटेड है। जस्ट लाइक एक ह्यूमन की जो वॉन्ट्स होती हैं, जो ह्यूमन की वॉन्ट्स होती है डे बाई डे क्या होती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर क्या था, ब्लैक एंड वाइट टीवी था, लेकिन फ्यू इयर्स बैक हार्डली डिमांड ऑफ द कलर टीवी की डिमांड बहुत कम होती थी, लेकिन डे बाय डे कैसा होते जा रही है, डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। आज तो हम क्या करते हैं, एलसीडी या एलईडी की डिमांड करते हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या थी, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। एक ह्यूमन की वॉन्ट्स कैसे होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। उसके बाद है लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, लिमिटेड। देखो अब आपकी जो ये सिर्फ वॉन्ट्स है कि आप इन चीज़ों को परचेज़ करना चाहते हो, लेकिन उसको परचेज़ करने के लिए जो आपके पास पॉकेट मनी है वो कैसी है, आपके पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज के केस में डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, सप्लाई से। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है हमारा, जो थर्ड प्रॉब्लम है, कोज है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, डेट इज अल्टरनेट यूजेस। जो आपके पास पॉकेट मनी है, आपकी पॉकेट मनी वो कैसी है, उसके यूजेस कैसे हैं, अल्टरनेट यूजेस हैं। जस्ट लाइक क्या है, आपके पास जो मनी है आप उससे क्या कर सकते हो, आप सबसे या बेसिक नेसेसिटी की गुड्स भी देख सकते हो, आप लग्जरी गुड्स भी बाय कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अल्टरनेट यूजेस है उस सर्विसेज को यूज़ करने के। तो अनदर कॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज डैट द लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है, लेकिन उसके यूजेस कैसे हैं, अल्टरनेट। देखो आपके पास जो मिल्क है, आप उसका क्या कर सकते हो, उस मिल्क के भी वेरियस यूजेस हो सकते हैं। मे बी आप उससे आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हो, कार्ड में यूज़ कर सकते हो, स्वीट्स वगैरह प्रिपेयर करने में यूज़ कर सकते हैं हम इसका। तो मतलब इसके यूजेस कैसे हैं, अनलिमिटेड यूजेस है, मतलब अल्टरनेट यूजेस है। एक जो 3 इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, हमारी अनलिमिटेड वांट, सेकंड है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, और थर्ड क्या हमारे अल्टरनेट यूजेस। उसके बाद हम सेकंड जो टॉपिक है हमारा क्या था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर वोम टू प्रोड्यूस। अगर हम इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स को प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या किया था, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। एलोकेशन के बेस पे, मतलब आवंटन के बेस पे, बंटवारे के बेस पे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिसोर्सेज का, तो 3 प्रॉब्लम होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस की, कि मतलब किस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना है, और हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना करना है, कितनी मात्रा में, क्वांटिटी में करना है। सेकेंड थी हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब उस जो प्रोडक्शन कर रहे हो आप उसको कैसे प्रोडक्शन करोगे। और थर्ड प्रॉब्लम थी फॉर वोम टू प्रोड्यूस, मतलब वो प्रोडक्शन है वो किसके लिए किया जाएगा। तो हम सबसे पहली प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इट इज़ नॉन टू एवरीबॉडी डेट कंपेयर टू ह्यूमन वॉन्ट्स मीन्स द रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स। सभी ह्यूमन वॉन्ट को पता है कि रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसके यूजेस कैसे, अल्टरनेट। देखो अब व्हाट टू प्रोड्यूस में एक प्रोड्यूसर के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे या फिर वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आएगी। अगर कंज्यूमर गुड्स में है तो मतलब वो शुगर का प्रोडक्शन करें
क्लॉथ का प्रोडक्शन करे, वीट का प्रोडक्शन करे, या फिर घी का, मतलब जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं एक्सेट्रा सो ऑन, तो किसका प्रोडक्शन करे। और कैपिटल गुड्स में भी किस गुड्स का प्रोडक्शन करे, प्लांट, मशीनरी, रिफिल्स, गन्स वगैरह। अगर वो सिक्योरिटी चाहते हैं कंट्री के अंदर, तो डिफेंस इक्विपमेंट लाइक गन्स, पिस्टल्स वगैरह किस चीज़ का वो प्रोडक्शन करें। उसके बाद जो इसका सेकेंड पॉइंट है, वो सेकेंड पॉइंट क्या था, हमने इसको 2 पॉइंट में कैटेगराइज किया था। सेकेंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो कितनी क्वांटिटी में किया जाएगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, मतलब अगर आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करो तो कितना प्रोडक्शन करोगे, अगर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो उसका प्रोडक्शन कितना किया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को डिसाइड करोगे। इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला था, अगर आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो हमने इसको क्या किया था, सबसे पहले मीनिंग बताया था, मीनिंग क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस का रीज़न क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसके बाद हमने इसका कंक्लूजन भी निकाला था कि एक प्रोड्यूसर उसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा जिससे क्या उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर को क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वो उसी गुड्स और सर्विसेज का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस की। द सेकेंड ब्रांच ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस एक्चुअली मीन्स हाउ द ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोडक्शन करेगी, मतलब वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगी या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगी। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगी तो मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लोगों को काम मिलेगा, अगर काम आप लेबर की मतलब हाथों से काम करवाना चाहते हो तो। उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाएगा तो मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी इंडिया के अंदर। तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा कि ऐसी टेक्निक को यूज़ करेगा जिससे उसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम से मिनिमम आए। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉब्लम है फॉर वूम टू प्रोड्यूस की। फॉर वूम टू प्रोड्यूस में हम क्या देखते हैं कि जो थर्ड ब्रांच ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर वूम टू प्रोड्यूस की थर्ड प्रॉब्लम है हमारी। फॉर वूम टू प्रोड्यूस में हम क्या करते हैं कि एसेंशियली इसको देखा जाता है कि जो एक प्रोड्यूसर है वो कैसे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। इसके अंदर हम मेनली यही देखते हैं कि वो कैसे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। तो देखने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर वूम टू प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, फंक्शनल और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना गुड्स और सर्विसेज रिच सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया जाए और कितना गुड्स और सर्विसेज पुअर सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया जाए। अगर रिच सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मतलब अगर एक प्रोड्यूसर का टारगेट है कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो रिच सोसाइटी के गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसका टारगेट है कि वो सोसाइटी का वेलफेयर चाहता है तो गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, पुअर सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। इसका सेकेंड पॉइंट क्या था, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहता है, इट इज़ कंसर्न विद नोइंग एज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोडक्शन अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स नेमली अ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब जितना भी इनकम हो रही है आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स के अमंग। तो सेकेंड प्रॉब्लम तो हमारी हाउ टू प्रोड्यूस की थी। और थर्ड प्रॉब्लम क्या थी हमारी, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, मतलब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, मतलब आप रिच सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करोगे या फिर आप पुअर सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करोगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो जो हमने 3 प्रॉब्लम्स स्टडी किया वो प्रोफेसर सैमुएल्सन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद प्रोफेसर स्टिगलर ने और लेफ्टविच ने इसको क्या कहा कि एक्सटेंडेड द वर्जन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इट मेनली 2 अदर प्रॉब्लम्स, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो 3 नहीं होती, वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो हमारी जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो किस चीज़ को लिख रहे हैं, हाउ टू अचीव द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उसको कैसे फुल यूटिलाइजेशन करोगे, मतलब आपके पास जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, आप उसका कैसे फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हो। तो हमारी जो फोर्थ प्रॉब्लम थी हाउ टू अचीव अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं कंट्री के अंदर, लैंड, लेबर, कैपिटल की जो हम बात करते हैं उनका अच्छे से फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता, कुछ जो फैक्टर्स होते हैं रिमेन अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अगर सभी फैक्टर्स को काम दे दिया जाए, मतलब अच्छे से कैपिटल को यूटिलाइज़ किया जाए, आपके पास ना तो कैपिटल एक्सेस में होनी चाहिए बिजनेस में, ना ही कैपिटल आपके पास कम होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। या जितने भी फैक्टर्स आपके अनएम्प्लॉयड है अगर उनको भी काम दे दिया जाए तो मतलब हमारा प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा, हाउ टू अचीव अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना था कि रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे की जाए, मतलब एक कंट्री के अंदर जो कैपिटल है या पर कैपिटल इनकम है उसको कैसे रेज आउट किया जाए, ये फिफ्थ प्रॉब्लम थी।
Each economy face the problem of how to increase the production capacity so that the production could be increased. हर इकोनॉमी के सामने यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करे. An economy can achieve the objective of economic growth through the technical advancement और through the production of new product. यहाँ पे इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? अगर आप न्यू टेक्निक्स को, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हो तो आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो. तो हमने क्या किया कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी किया. फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस की. सेकंड थी फॉर हाउ टू प्रोड्यूस की, मतलब गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कैसे किया जाए. फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए किया जाए. उसके बाद लेफ्ट वीच और स्टिगलर के अकॉर्डिंग हमने देखी दो प्रॉब्लम, और हाउ टू अचीव एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो. उसके बाद हमने फिफ्थ प्रॉब्लम को स्टडी किया, हाउ टू अचीव द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज के ग्रोथ कैसे की जा सकती है. मतलब आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो. अगर आप मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करते हो तो आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो. ये तो हमारा नॉर्मल सा टॉपिक था, आपको शायद लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर हो गया होगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंटर प्रॉब्लम्स एंड द सेंटर प्रॉब्लम. व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है. इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बिफोर इट इज़ यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है. उसके बाद हम क्या करेंगे, पीपीसी को हम अपनी सेंटर प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करेंगे, जितने भी हमने 5 प्रॉब्लम्स को स्टडी किया है. तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो पीपीसी कर्व क्या होता है. इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स, मतलब दो वस्तुओं या सेवाओं का क्या होता है, संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है. इसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है. इसकी जो मेनली अजम्पशंस रहेंगी वो क्या थी. इसके साथ साथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है. तो पीपीसी कर्व क्या होता है, पेयर होता है, टू सेट ऑफ गुड्स का पेयर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. उसके बाद अजम्पशंस क्या है इसकी. सबसे पहले अजम्पशन है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जितने भी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं पीपीसी की अजम्पशंस को या आप इसको रूल्स को आपको एज इट इज़ मानकर चलना पड़ेगा. जो अजम्पशन होती है मान्यताएं, मतलब आपको मानकर चलना पड़ेगा. जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे हैं, फिक्स क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. अगर आप एक गुड्स को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो सेकंड वाले गुड्स के ऊपर से उन रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़. क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे हैं, फिक्स्ड हैं. जितने भी फैक्टर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो आप, उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर रहे हो. उसके बाद जो टेक्निक है वो कैसी है, कॉन्स्टेंट है, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा. आप जो भी टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, वेदर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर रहे हो. इसकी फोर्थ अजम्पशन है टू सेट ऑफ गुड्स. अभी हमने इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ें पढ़ी हैं. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेट ऑफ गुड्स. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कॉम्बिनेशन है टू सेट ऑफ गुड्स का, इन विच द टेक्निक रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड मेक्स अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जिसके अंदर आपकी टेक्निक क्या है, कॉन्स्टेंट है, और रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो, फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो. जो आपके ये डायलॉग बॉक्स में डेफिनेशन दी हुई है इस अकॉर्डिंग इसके अजम्पशन से ही निकल कर रही हैं. अब हम इसके टेबल को अच्छे से स्टडी करेंगे कि क्या था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. यहाँ पे हमने क्या लिया, कॉम्बिनेशन लिया टू सेट ऑफ गुड्स का, वीट का और क्लॉथ का कॉम्बिनेशन लिया, वीट का और क्लॉथ का. देखो यहाँ पर फर्स्ट पेयर है जो हमारा ए पेयर. ए गुड्स क्या बताते हैं कि अगर सभी के सभी रिसोर्सेज आप वीट पर लगाते हो तो वीट का प्रोडक्शन 100 और क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या होगा, 0. क्यों होगा, क्योंकि आपने सभी के सभी रिसोर्सेज किसके ऊपर लगा रखे हैं, वीट के ऊपर लगाए हैं. और हमारा सेकेंड कॉम्बिनेशन है बी गुड्स का. उसके अंदर अगर आप क्लॉथ के प्रोडक्शन को 1 यूनिट से इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको जो आपके वीट का प्रोडक्शन है उसको 10 यूनिट से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा. अगर आप यहाँ पे जो डिफरेंस देखो, जो क्लॉथ के प्रोडक्शन में जो डिफरेंस है, देखो पहले 10 यूनिट्स का है, 100 से 90, फिर 90 से 70 20 यूनिट्स का है, 70 से 40 30 यूनिट का है, उसके बाद 40 से 0 मतलब 40 यूनिट का गैप है. तो आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन लेना है एक गुड्स का कि आपका जो प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो वो कैसे डिक्रीज़ हो, डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ हो. मतलब 100 90 70 40 एंड देन क्या है 0. ये डिक्रीज़ तो हो रहा है.
10, लेकिन कैसे डिक्रीज़ होना चाहिए, इंक्रीजिंग रेट से। रेट कैसे इंक्रीज हो रही है, 10 से 20, 20 से फिर क्या आएगा 30, 30 से क्या हो जाएगा 40। मतलब आपको इस तरह से पेयर लेना है गुड्स का कि आपका जो प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो वो कैसे डिक्रीज़ होना चाहिए, इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद हमारा जो सी सेट है उसमें क्या शो कर रहे हैं कि अगर आप वीट के प्रोडक्शन में डिक्रीज़ करते हो तो आपको क्लोथ का प्रोडक्शन क्या होगा, 2 यूनिट से इंक्रीज़ होगा। उसके बाद डी कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर आप क्लोथ के प्रोडक्शन को 3 यूनिट से इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको 30 यूनिट्स वीट का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सभी के सभी रिसोर्सेज क्लोथ के प्रोडक्शन पर लगाते हो तो वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, लास्ट में ई गुड्स पे 0 और ई का जो क्लोथ का प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी शेड्यूल के बेस पे हमने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ है इसी के बेस पे ये ड्रॉ किया गया है कि मतलब जो आपका प्रोडक्शन था वो कितना था। उसके बाद जो प्रोडक्शन 70 से कितना हो गया हमारा, 3 यूनिट हमने क्लॉथ की प्रोड्यूस की, और जो हमारा जो प्रोडक्शन था डी यूनिट्स पे क्या था 40 यूनिट का हो गया। तो उसके बाद हमारा जो क्लॉथ का प्रोडक्शन 3 यूनिट्स हो गया। उसके बाद सभी के सभी रिसोर्सेज हमने क्लॉथ के प्रोडक्शन पर लगा दिए। तो इसी का ही जो मेन पार्ट है इसी के बेस पे हमने शो किया है। तो हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की इसी के बेस पे टू प्रॉपर्टीज़ राइज होती हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कैसी होती है, डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कैसा होता है, कनकेव होता है टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ क्या होता है, झुका हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव। तो इसकी दो प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ होता है, लेफ्ट टू राइट, और इसका जो शेप होती है वो कैसी होती है, कनकेव होती है टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों होती है कनकेव, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक गुड्स को गेन करने के लिए दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लॉथ के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें वीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब आपके जो ये डायग्राम के अंदर दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, अगर आपको यहाँ पे जो दो डॉट है, एक तो पीपीसी से बाहर है, एक पीपीसी के अंदर है पर हमारा पॉइंट, तो जो पीपीसी के बाहर है मतलब क्या है कि हम इस कॉम्बिनेशन को अटेन कर सकते थे लेकिन हमने इस कॉम्बिनेशन को अटेन नहीं किया है। मान लो ये आपकी पीपीसी कर्व है, एक कॉम्बिनेशन ये बाहर है आपका, ये कॉम्बिनेशन बाहर है, मतलब आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप इस कॉम्बिनेशन को बाहर की तरफ जाकर इतना अटेन कर सकते थे लेकिन आपने इस कॉम्बिनेशन को अटेन नहीं किया, तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। अगर पीपीसी के अंदर कोई डॉट होता है तो मतलब क्या है कि आपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया, इसलिए वो डॉट आपका कहाँ आया, पीपीसी के अंदर आया है। एक बात और बतानी थी कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो किसके लॉ के ऊपर बेस होता है, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा किस लॉ पे बेस होता है, इंक्रीजिंग दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर हमारा पीपीसी कर्व बेस होता है। उसके बाद हाँ हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और सेंटर प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे मिक्सअप, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पीपीसी कर्व और सेंटर प्रॉब्लम्स को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीपीसी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू सेट ऑफ गुड्स का। सबसे पहले हमारी सेंटर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, की मतलब ऑल द रिसोर्सेज आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, यू कैन प्रोड्यूस द 6 टन्स ऑफ वीट एज शोन बाय द पॉइंट डी, मतलब आप सभी के सभी रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन पर लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका 6 यूनिट से, और क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या होगा 0। अगर आप रिसोर्सेज को क्या करते हो, क्लॉथ के प्रोडक्शन पर लगाना शुरू कर देते हो तो क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 6 यूनिट, और वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 6 से 4 यूनिट हो जाएगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या देखते हैं कि आप जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे और कितना क्वांटिटी में करोगे। तो हमने यहाँ पे सेंटर प्रॉब्लम को पीपीसी के साथ ड्रॉ किया, जो हमने पीछे सेंटर प्रॉब्लम्स पढ़ी थी वहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू शो आउट नहीं किया था, पर यहाँ पे हमने व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस में हमने डायग्राम के थ्रू शो किया है कि अगर हम कितनी क्वान्टिटी में कर रहे हैं, पीपीसी के थ्रू शो करेंगे कि अगर हमने सभी के सभी रिसोर्सेज ये जो पॉइंट है वीट के प्रोडक्शन के ऊपर लगाए हैं तो क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या होगा, ये क्लॉथ है, ओ एक्सिस पे हमने वीट लिया, सभी के सभी रिसोर्सेज अगर हम क्लॉथ के प्रोडक्शन पे लगाएंगे तो वीट का प्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पे 0 और क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या होगा 12 यूनिट से। अगर हम कुछ रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन पे लगाते हैं मतलब 2 यूनिट से वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो क्लॉथ का प्रोडक्शन होगा वो 12 से कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स। इसी तरह से इसके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी डेट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, जहाँ पे हमने शो किया कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, लिमिटेड है। अगर हम एक रिसोर्स गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो दूसरे वाले को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज़ करना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम क्या है हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस की, कि हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, ये जो आपको शो कर रखा है हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम तो वही है। अब ये जो डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है ये क्या चीज़ शो करता है, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है मान लो, ठीक है, ये आपने कॉम्बिनेशन अटेन किया है,
मतलब इस कॉम्बिनेशन को जो फर्स्ट पॉइंट है इसको इतना बढ़ाया जा सकता था, ये जो पोर्शन है गेन किया जा सकता था अगर आप अच्छी टेक्निक को यूज़ करते, मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करते, तो आप इस पोर्शन को भी गेन कर सकते थे। तो हाउ टू प्रोड्यूस को हमने किसकी हेल्प से शो किया, पीपीसी की हेल्प से शो किया है। उसके बाद है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे सिर्फ हम ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं, ये जो प्रीवियस वीडियो हमारी गई है वहाँ पे हमने इसको कंप्लीट डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हमारा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप पीपीसी के ऊपर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज हुआ है, लेकिन अगर कोई 2 पॉइंट आपके अंदर आ जाते हैं पीपीसी के, मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज को क्या किया आपने, अंडर यूटिलाइजेशन किया है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे की जाए। अगर पीपीसी हमारा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड A1 B1 की तरफ, तो इसका मतलब क्या, हमने रिसोर्सेज का क्या किया है, फुल यूटिलाइजेशन किया है। लेबर इज अंडर यूटिलाइज एज इंडिकेटेड बाय द मास एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया। हमारी जो इंडिया होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, जो हम अपने इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी अच्छे से स्टडी कर आए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, तो बहुत तरह की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की अगर ग्रोथ कर दी जाए, मतलब लेबर को ज़्यादा अपॉइंट कर दिया जाए, तो हमारा पीपीसी कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे शो भी किया हुआ है आपकी बुक में, पी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये मैंने आपको थोड़ा सा आपकी बुक से डिफर कराया था। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो शिफ्ट तो होता है रिसोर्सेज में चेंज होने की वजह से या टेक्निक में चेंज होने की वजह से। अब रिसोर्सेज में चेंज होने से आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट वो टेक्निक की वजह से भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे चेंज इन टेक्निक से भी वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो रहा है, ये आपका इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है AB। ठीक है, अब शिफ्ट हो रहा है मतलब कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर नीचे की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। A1 B1 क्या होगा, A2 B2। ये मैंने कॉम्बिनेशन में शो किया, इन्होंने अलग अलग डायग्राम को यहाँ पे दिखाया, मैंने एक ही के अंदर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। अगर रिसोर्सेज में इंक्रीज़ होता है, मतलब रिसोर्सेज में इंक्रीज़ होता है या फिर टेक्निक में इंक्रीज़ होता है, मैं आपको एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि शिफ्टिंग एंड रोटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्ट की। अगर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो रहा है, अब शिफ्ट होने के भी कारण हो सकते हैं, या तो टेक्निक से शिफ्ट होगा या फिर रिसोर्सेज से शिफ्ट। ठीक है, रिसोर्सेज में चेंज होने से भी चेंज हो सकता है और टेक्निक में चेंज होने से भी शिफ्ट हो सकता है। जो हमारा फर्स्ट वाला डायग्राम है वो क्या शो करता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्रीज, अगर इंक्रीज होगा तो हमारा, अगर रिसोर्सेज में और टेक्निक में इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व A B से A1 B1 की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिसोर्सेज में डिक्रीज होगा तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम इसको कॉम्बिनेशन में लेकर चलें। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, ये हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अगर इंक्रीज़ होगा तो आगे की तरफ, डिक्रीज़ होगा तो पीछे की तरफ। रिसोर्सेज में भी चेंज होने या फिर टेक्निक में चेंज होने की वजह से इंक्रीज़ हो सकता है, हमारा शिफ्ट हो सकता है पीपीसी कर्व। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो गई या टेक्निक हमने अच्छे से यूज़ नहीं की, कन्वेंशनल टेक्निक को यूज़ कर रहे थे, तो पीपीसी कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ बुक में आपको क्या शो किया गया है कि आपके जो शिफ्ट हो सकता है, पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा वो सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से शिफ्ट होगा, इसने सिर्फ ये बताया। तो रिसोर्सेज की वजह से भी हो सकता है और टेक्निक की वजह से भी शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद है चेंज इन टेक्निक। अब इसने टेक्निक में क्या बताया कि जो हमारा पीपीसी कर्व रोटेट होता है वो सिर्फ टेक्निक में चेंज होने से रोटेट होता है। ऐसा नहीं होता सिर्फ टेक्निक में चेंज होने से रोटेट हो, वो रिसोर्सेज में चेंज होने से भी रोटेट हो सकता है और टेक्निक में चेंज होने से भी रोटेट हो सकता है। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है, हाँ इसको नाम दे सकते हैं हम A B। अब जो आपके रिसोर्सेज में या फिर टेक्निक में इंप्रूवमेंट होता है, सिर्फ एक्स गुड्स की टेक्निक में इंप्रूव कर रहे हैं हम, ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है। ठीक है, अगर एक्स गुड की टेक्निक में और रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट होता है तो प्रोडक्शन सिर्फ एक्स का ही आगे की तरफ शिफ्ट होगा, सीधी सी बात है। अगर वाई गुड्स की टेक्निक में और रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट होगा तो कहाँ शिफ्ट होगा, सिर्फ वाई के रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, एक्स का तो वही हमारा पोर्शन रहेगा। अगर एक्स में चेंजेस होगा तो एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर वाई में चेंजेस होगा तो वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। मतलब रिसोर्सेज में और टेक्निक दोनों में चेंज होने से हमारा जो पीपीसी कर्व है वो क्या होता है, रोटेट होता है।
उसके बाद तो थर्ड पॉइंट आपका एफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर आप दोनों की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट कर देते हो, कह सकते हो कि दोनों के ही गुड्स की रिसोर्सेज और टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो पीपीसी का ओवरऑल ही का दोनों रिसोर्सेज का क्या होगा, A1 B1, ये बी से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, A1 B1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। उसके बाद हमारा कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी। वी नो दैट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड द इकोनॉमिक गुड्स आर स्कार्स एंड द सेम हैव द अल्टरनेट यूजेस। जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, स्कार्स है, लेकिन उसके यूजेस कैसे हैं, हमारे पास अल्टरनेट उसके क्या हैं, यूजेस हैं। दस वी हैव टू यूज एन इकोनॉमिक गुड्स और द रिसोर्सेज use or alternate, then we have to sacrifice the opportunity cost in the another use of alternate। देखो अगर मैं मिल्क की बात करती हूँ, सिंपल से हम एक अपना एग्जांपल उठाते हैं, मिल्क की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मिल्क की बात कर लेते हैं कि मिल्क का अगर हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम मिल्क की बात करें, अगर मिल्क का यूज़ मैं आइसक्रीम में करूँ और किस में करूँ, स्वीट्स बनाने में करती हूँ, ठीक है बात, ठीक है। अगर मिल्क का यूज़ आइसक्रीम के अंदर किया जाता है तो मतलब सभी के घर की अगर हम बात करें तो सभी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही आते हैं, मतलब लिमिटेड ही आते हैं। ऐसा नहीं कि आप सभी गुड्स का उसके साथ प्रोडक्शन कर लो, स्वीट्स का भी कर लो, कर्ड भी कर लो, आप उसको कंजप्शन भी कर लो। मतलब अगर आप मिल्क का यूज़ आइसक्रीम के कंजप्शन पर करते हो तो आपको इन सभी को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इन सभी को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस पोर्शन को। दोबारा से, अगर मिल्क के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, मिल्क का यूज़ आइसक्रीम या फिर कंजप्शन एक यूज़ कर लो, अगर आप पूरे के पूरे मिल्क का यूज़, कंप्लीट मिल्क का यूज़ अगर आप आइसक्रीम के प्रोडक्शन के ऊपर करते हो तो आपको कंजप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। जो आप कंजप्शन के लिए सेक्रीफाइस करोगे तो ये क्या कहलाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिसको आप सेक्रीफाइस करोगे, सेकंड बेस्ट अल्टरनेट को आप सेक्रीफाइस करोगे, दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज ऑफ द resources। The opportunity cost is the value of next best alternate, the use of sacrificed। Definition क्या है सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग, the opportunity cost is the value of next best alternate for the economy, goods or services, or the value of sacrificed alternate। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आप सेकंड बेस्ट अल्टरनेट को आप सेक्रीफाइस करोगे, दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई बार ये एमसीक्यूज में भी बार बार बताइए, ऑप्शन में आ जाता है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो आप सेकंड बेस्ट अल्टरनेट को सेक्रीफाइस करते हो, दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन से भी एक्सप्लेन किया गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। जॉब इन अ बैंक वेयर द मिस्टर मोहन कैन गेट अ सैलरी 10,000। मिस्टर मोहन को जो सैलरी है बैंक में जॉब करने से 10,000 ऑफर की गई, और अगर वो स्कूल के अंदर टीच करते तो 6,000 सैलरी ऑफ़र की गई। अगर एज ए गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं क्लर्क के रूप में, उसको 8,000 ऑफ़र की गई सैलरी, और सेल्समैन की जॉब करते हैं तो उसको 600 पर मंथ की सैलरी ऑफ़र की गई, मतलब उसको यह पर मंथ की सैलरी ऑफ़र की गई है। तो सबसे पहली बात तो वो बैंक की जॉब को सिलेक्ट करेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि वो बैंक की जॉब को सिलेक्ट करेगा। उसको 10,000 यहाँ पे सैलरी क्या की गई है, ऑफ़र। लेकिन जो यहाँ पर उसको जो सेकेंड बेस्ट अल्टरनेट को जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेट को जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डैट इज़ द जॉब इन अ स्कूल वेयर द मोहन गेट अ सैलरी 6,000। जो उसको 6,000 की सैलरी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपकी बुक में जो ओवरव्यू दिया हुआ है, इसका कंप्लीट डायलॉग बॉक्स जो मैं डब कर रही हूँ, इसी के अंदर इस इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर जो मोहन है वो अपना बेस्ट ऑप्शन 10,000 का सिलेक्ट करने के बाद जो सेकेंड ऑप्शन जो होता है उसका 6,000 का, और थर्ड ऑप्शन उसको क्या ऑफर किया 8,000, मतलब जो भी 8,000 की सैलरी का वो सेक्रीफाइस करेगा उसकी क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। सॉरी 6,000 नहीं, 8,000 उसकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। उसके बाद क्या है, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पीपीसी की हेल्प से एक्सप्लेन किया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आउटपुट ऑफ द वेट शोन ऑन द एक्सिस। आउटपुट किसके ऊपर शो किया है, ओ वाई एक्सिस पे, और ग्राम्स किसके ऊपर शो किए हैं, ओ एक्सिस के ऊपर शो किए हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्शन की टेक्निक आपकी कांस्टेंट रहेगी, रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो, फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो अच्छे से। तो यहाँ पर उसने, अगर हम पीपीसी की अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे अप्लाई हो सकता है हमारा पीपीसी के अंदर, देखो ये आपका पीपीसी कर्व है, यहाँ पर देखो ये प्रोडक्शन है, ये
हमारा किस चीज़ का प्रोडक्शन है, ग्राम्स का। ये प्रोडक्शन है हमारा वीट का। अब यहाँ पे हम वीट का प्रोडक्शन क्या कर रहे थे, मान लो 100 यूनिट का कर रहे थे, हमारा ग्राम का प्रोडक्शन कितना था 20। अगर वीट का प्रोडक्शन आपने 50 कर दिया और जो ग्राम का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अपने रिसोर्सेज कहाँ शिफ्ट कर देंगे, ग्राम्स पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब इसका प्रोडक्शन अगर 50 यूनिट से इंक्रीज़ हो गया होगा, तो जितने भी आपने रिसोर्सेज को यहाँ पे इसको गेन करने के लिए आपने जितना भी वीट का सेक्रीफाइस किया, 50 यूनिट्स की वीट का जो सेक्रीफाइस किया, ये क्या कहलाएगी आपकी 50 यूनिट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि मार्जिन का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल, मतलब एक एडिशनल यूनिट को सेक्रीफाइस करने पर जो कॉस्ट आएगी, डैट इज कॉल्ड अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही इसकी एजम्पशन पीपीसी वाली, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है कांस्टेंट रहेंगे, टेक्निक क्या रहेगी उसकी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जो है वो एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे हमें जो डायग्राम के अंदर क्या शो किया गया है, जितना भी प्रोडक्शन आप वीट का सेक्रीफाइस करते हो गेन के ग्राम की प्रोडक्शन को गेन करने के लिए, डैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहाँ पर आप क्या करते हो, एक एडिशनल कॉमोडिटी को गेन करने के लिए जितने भी आप फर्स्ट कॉमोडिटी के रिसोर्सेज को प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करते हो, डैट इज कॉल्ड अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसका जो फॉर्मूला क्या था, वो हमारा चेंजेस इन वाई डिवाइड में चेंजेस इन एक्स। मतलब जितना भी आपने वाई के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस के लॉस हुआ आपके वीट का जो सेक्रीफाइस किया, क्योंकि हम ओ वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, चेंजेस इन वाई का मतलब ओ वाई पे हम शो कर रहे हैं वीट को। जितना भी आपको वीट के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ा ग्राम के प्रोडक्शन को गेन करने के लिए, डैट इज कॉल्ड अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमारा चैप्टर था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, जिसका हमने ओवरव्यू लिया। आई होप आपकी जो भी क्वेरी होंगी वो यहाँ पे रिमूव होगी होंगी। थैंक यू।